क्या आप जानते हैं कि स्नैपडील, जिसकी कीमत एक टाइम पर 6.5 बिलियन डॉलर थी और फिर वो ऑलमोस्ट कोलैप्स होने की कंडीशन में थी क्योंकि इन्वेस्टर्स को फाउंडर्स पर विश्वास नहीं था। एक समय ऐसा था जब ये उम्मीद की जाने लगी थी कि स्नैपडील फ्लिपकार्ट को हरा देगी और आज वो फ्लिपकार्ट के आसपास भी नहीं है। लेकिन ये इस स्टोरी का द एंड नहीं है। स्नैपडील के फाउंडर्स ने एक एपिक कमबैक किया है। तो चलिए आज स्नैपडील की स्टोरी के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। But joining the race to be an Indian e-commerce champion can be bumpy, and no one has ridden that roller coaster harder than the founders of Snapdeal. E-commerce company Snapdeal. इंडियन मार्केटप्लेस स्नैपडील की शुरुआत 2010 में कुणाल बाल और रोहित बंसल ने की थी। बिजनेस स्टार्ट करने के 6 साल के अंदर ही इस स्टार्टअप ई कॉमर्स ने 6.5 बिलियन डॉलर का मार्केट वैल्यूएशन अचीव कर लिया। इसके इन्वेस्टर्स में रतन टाटा, सॉफ्टबैंक, नेक्सस वेंचर और कलारी कैपिटल का नाम शामिल था। कंपनी ने इन 6 सालों में कई सारे एक्विजिशंस किए, लेकिन इनमें मेन नाम था गोजावाज, एक लॉजिस्टिक्स सर्विस कंपनी, और फ्रीचार्ज, एक मोबाइल पेमेंट कंपनी। 2016 तक ये मार्केट वैल्यूएशन के मामले में फ्लिपकार्ट और अमेज़न के बाद इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेयर था, जिसने 14,570 मिलियन रुपए का रिवेन्यू किया। बट व्हाई डिड इट फॉल? एक टाइम में इसका ग्रोइंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस यूएस बेस्ड अमेज़न ई कॉमर्स के आने से काफी कम हो गया, क्योंकि अमेज़न ने फास्टर डिलीवरी एंड बेटर सेलर प्राइसेस पर जोर दिया। कुछ कंज्यूमर्स ने आईफोन की जगह ब्रिक्स और टॉर्च लाइट की जगह ट्रिमर मिलने की कंप्लेंट की, और फिर कंज्यूमर सर्विस के रिप्रेजेंटेटिव के अलग अलग स्टेटमेंट्स की वजह से मार्केट में बायर्स के बीच एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। स्नैपडील अपने इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट प्लान्स में फंस कर रह गई थी और फैशन जैसे हाई मार्जिन वाले सेगमेंट का बेनिफिट नहीं ले पाई, जिसमें फ्लिपकार्ट की ओन कंपनी मिंत्रा काफी एक्सपर्ट थी। 2016 के अंत तक स्नैपडील के उसकी कॉम्पिटिटर फ्लिपकार्ट या अमेज़न के साथ मर्ज होने के रूमर्स भी काफी फैल गए थे, और ये न्यूज अप्रैल 2017 में ही क्लियर हो गया, जब ये पता चला कि स्नैपडील में मेजॉरिटी शेयर होल्डर सॉफ्टबैंक भी यही चाहता है कि कंपनी फ्लिपकार्ट में मर्ज हो जाए। इस मर्जर में सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, स्नैपडील जिसकी कीमत 6.5 बिलियन डॉलर थी, लेकिन फ्लिपकार्ट इसे 1 बिलियन डॉलर से भी कम प्राइस में लेने को रेडी था। करीब 7 महीने तक ये बातचीत चलती रही। फाउंडर्स के विरोध की वजह से ये डील टूट गई, क्योंकि उन्हें कंपनी पर खुद कंट्रोल रखने की उम्मीद थी और वो इसकी कमबैक को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे। हालांकि इन्वेस्टर्स को उन पर विश्वास नहीं था। आइडियली ऐसी सिचुएशन में कोई भी स्टार्टअप फेल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट डील टूटने के बाद स्नैपडील ने अपने रेगुलर ऑर्डर्स को 2017 में 20,000 से बढ़ाकर 40,000 से 45,000 तक कर दिया। सो हाउ डिड इट हैपन? स्नैपडील 2.0। स्नैपडील अब स्नैपडील 2.0 है, एक ऐसी कंपनी जिसने कमबैक किया है एक फाइटिंग बैक स्ट्रेटजी के साथ। स्नैपडील ने अब वैल्यू ई कॉमर्स पर फोकस करना शुरू कर दिया है। वैल्यू ई कॉमर्स की हेल्प से उन्हें 3 टियर एंड 4 टियर सिटीज से अधिक कस्टमर्स मिल रहे हैं। वैल्यू ई कॉमर्स का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जो कि नॉन ब्रांडेड और लेस पॉपुलर ब्रांड प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है, और हम सभी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। एक आम आदमी जिसके पास प्रोडक्ट्स पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है, वो हमेशा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स ही ढूंढता है, और नॉन ब्रांडेड या कम पॉपुलर ब्रांड प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लेकर आना ही वैल्यू ई कॉमर्स है। यहाँ हमने कुछ मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है कि कैसे स्नैपडील ने अपनी वर्जन 2.0 में अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश की है। अप्रैल से जुलाई 2017 के बीच स्नैपडील किसी बड़े स्केल पर नहीं दिख रही थी, लेकिन वो एटलीस्ट ग्राउंड से जुड़ी हुई थी, क्योंकि इस टाइम पर उसे पैसे का नुकसान हो रहा था। कैश रिजर्व्स भी बहुत तेजी से कम हो रहे थे। स्नैपडील ने अप्रैल 2015 में लगभग 400 मिलियन डॉलर में फ्रीचार्ज को एक्वायर कर लिया था, लेकिन जुलाई 2017 में फ्रीचार्ज को एक्सिस बैंक को 60 मिलियन डॉलर में इसे सेल कर दिया। फ्रीचार्ज सेल से मिले पैसे कंपनी के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी थे।
इसने अपने कुछ और भी एक्विजिशंस किए और इन डील्स ने कंपनी के सर्वाइवल कैपिटल में काफी हेल्प की, स्पेशली मार्केट प्लेसेस पर फोकस करने में। स्नैपडील 2.0 शुरू करने के समय फाउंडर्स को पता था कि वो अब कैश बर्निंग स्टार्टअप की तरह कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपने कॉम्पिटिटर्स फ्लिपकार्ट, अमेज़न और पेटीएम से अब कुछ अलग करना होगा। हालांकि फाउंडर्स ये भी जानते थे कि इंडियन बायर्स वेस्टर्न बायर्स से बहुत अलग हैं। इंडिया में पर कैपिटा इनकम काफी कम है और कई इंडियंस कन्वीनियंस के बजाय सेविंग्स के लिए ऑनलाइन मार्केट का यूज करते हैं। इसीलिए इंडियन कंज्यूमर्स का एक बड़ा हिस्सा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स को सर्च करता है। उनके लिए इन प्रोडक्ट्स का ब्रांडेड होना कोई मायने नहीं रखता। स्नैपडील ने मेनली टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज के वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करने पर अपना फोकस बढ़ा दिया। फाउंडर्स ने हर एक प्रोडक्ट और हर एक कैटेगरी के यूनिट इकोनॉमिक्स को देखना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत छोटे छोटे चेंजेस किए जिससे सेल्स पर एक बड़ा असर पड़ने लगा। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अपने लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल दिया और फास्टर और एक्सपेंसिव डिलीवरी के बजाय स्लो एंड फ्री और लो कॉस्ट डिलीवरी देना शुरू कर दिया। इस तरह से उन्होंने अपने लॉजिस्टिक को अच्छी तरह से मैनेज कर लिया और अमेज़न, फ्लिपकार्ट की कंपैरिजन में सबसे कम प्राइस में देने में कैपेबल हो पाए। स्नैपडील 2.0 के विजन के साथ कम वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट हुई। हालांकि स्नैपडील ने फीचर्स को सेल कर दिया था, लेकिन जब तक वो अपनी वर्कफोर्स को कम नहीं करते तब तक वो फंड काफी नहीं थे। ऑलमोस्ट 80% वर्कफोर्स कम हो गया, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने अपने टोटल 1200 एम्प्लॉयज में से लगभग 1000 एम्प्लॉयज को हटाने का डिसीजन लिया। स्नैपडील 2.0 ने ऐप की नेविगेशन को चेंज करके इसे और अधिक इंगेजिंग बनाने के लिए अपने ब्राउजर इंटरफेस को बदल दिया। ऐप अब ब्रांड्स और कैटेगरीज को डिस्प्ले करने के बजाय कंटिन्यू प्रोडक्ट्स के रेंज को दिखाने पर फोकस करता है। इनके टारगेट ऑडियंस में वो कस्टमर नहीं है जो कि माइंड में कोई स्पेसिफिक ब्रांड और प्रोडक्ट को लेकर सर्च करते हैं, बल्कि वो कस्टमर है जो अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन स्टोर्स के कंपैरिजन में कम प्राइस में प्रोडक्ट सर्च करते हैं और भले ही इसके लिए उन्हें ज्यादा टाइम ब्राउजिंग में लगाना पड़े। स्नैपडील ने प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। अपने ऐप के साथ ऑडियंसेस का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कंपनी ने एक नया फीचर ऐड किया, जहां कोई भी साइट विजिटर फ्री में ऑनलाइन गेम खेल सकता है, कूपन्स भी जीत सकता है। ये कूपन स्नैपडील के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और कस्टमर्स स्नैपडील पर शॉपिंग के दौरान कूपन्स का यूज डिस्काउंट्स के लिए कर सकते हैं, जिसके बाद इन कूपन्स को रिडीम करने के लिए कस्टमर्स द्वारा शॉपिंग करने की टेंडेंसी ने ओवरऑल सेल्स को इंक्रीज कर दिया। साथ ही इससे वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने में काफी हेल्प मिली, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंसेस ने वेबसाइट पर फ्री में गेम खेलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वेबसाइट ब्राउजिंग भी काफी बढ़ गई। स्नैपडील ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में अपने वेबसाइट और ऐप पर आने वाले कंज्यूमर्स के साथ वेबसाइट एंगेजमेंट को और बढ़ाने के लिए एक मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप गेम्सऑप के साथ पार्टनरशिप कर ली। कोविड-19 के बाद ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद कर रहे हैं और ये स्नैपडील के लिए काफी फायदेमंद रहा। 2020 में स्नैपडील ने 6 मिलियन से ज्यादा नए कंज्यूमर्स और लॉकडाउन पीरियड में 20,000 से नए ज्यादा सेलर्स को जोड़ लिया, जिसमें लगभग 80% ऑर्डर्स छोटे सिटीज से आते हैं। अब कंपनी अपने ही फंड्स पर चल रही है और प्रॉफिट भी कमा रही है। इसके अलावा इसने आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और पंजाब में अलग अलग रीजनल लॉजिस्टिक प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप कर ली है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर फोकस करते हुए कंपनी को अप्रॉक्स 85% ऑर्डर टॉप 10 सिटीज के बाहर से मिल रहे हैं। स्नैपडील ने 2017 में 5,143 करोड़ रुपए के बड़े लॉस के साथ 1180 करोड़ का रेवेन्यू किया। हालांकि 2018 में 647 करोड़ के लॉस के साथ 527 करोड़ का रेवेन्यू किया और फिर 2019 में कंपनी ने 188 करोड़ के लॉस के साथ इसके ऑपोजिट 899 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया। ये फिगर्स की हेल्प से हम देख सकते हैं कि स्नैपडील 2.0 की स्ट्रैटेजी ने उनके बिजनेस पर कितना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला है। कंपनी ने ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर शॉपिंग के लिए विजिटर्स के नंबर्स में काफी बढ़ोतरी देखी है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में 8 मिलियन से बढ़कर 2019 में 19 मिलियन, फाइनली 2020 में 27 मिलियन तक पहुंच गई है।
स्नैपडील की स्टोरी मैनेजमेंट में एक बड़ा लेसन है। एक स्टार्टअप जो कभी इतना पॉपुलर था और इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा पसंदीदा था, वो अचानक से बंद होने की कगार पर था। कोई भी बिजनेस बिना किसी स्ट्रैटेजिक टारगेट ग्रुप और बिजनेस इकोनॉमिक्स के सर्वाइव नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम का यही हाल है। स्नैपडील ने वो अपना सबक सीख लिया है। लेट्स होप दूसरे भी इससे सबक सीखेंगे। स्नैपडील का मानना है कि नॉन ब्रांडेड रिटेल स्पेस करीब $163 बिलियन का है, इसलिए वैल्यू मार्केट में बहुत पोटेंशियल है और स्नैपडील का इस मार्केट पर पूरा फोकस है। लॉकडाउन ने लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए मजबूर किया और अब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स ऑनलाइन का ही यूज कर रहे हैं। स्नैपडील उन छोटे बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर रहा है जो कंपटीशन की वजह से Amazon और फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट सेल करने में कैपेबल नहीं है।